नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माई डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 3 जून 2020 है। दिन की शुरुआत करेंगे विलियम आर्थर वुड के एक कोट के साथ। अपॉर्चुनिटीज आर लाइक सनराइजेस, इफ यू वेट टू लॉन्ग यू मिस देम। जो मौके होते हैं, अपॉर्चुनिटीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग अपॉर्चुनिटीज। बिग अपॉर्चुनिटीज के ऊपर भी ये एप्लीकेबल है, लेकिन हमारे पूरे दिन में अगर हम देखें तो बहुत छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, बहुत ही छोटी छोटी। इसके लिए आपको एक ऑब्जर्वेशन का पावर भी डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि सनराइज़ जो हैं, टेक्निकली स्पीकिंग सनराइज़ जो है वो एक छोटा सा मोमेंट ही होता है, जब सूरज जो है उसका एक छोटा सा पॉइंट, राइट, एक छोटा सा कर्व जब हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ द मोमेंट। इसी प्रकार से अपॉर्चुनिटीज़ पूरे दिन में अलग अलग एंगल से हमारे पास आती है। फॉर एग्जांपल, आप कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं और कोई शब्द आपको, एक नया शब्द आपने पढ़ा, आपको पता नहीं है उसके बारे में, तो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। आप सोचिएगा इसके बारे में, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि उस शब्द को आप डिक्शनरी में देखिए, उसके वर्ड्स, उसके अलग अलग जो सिनोनिम्स हैं उसको देखिए, एंटोनिम्स को देखिए, यानी कि जो उसके ऑपोजिट के जो वर्ड हैं, फिर उसके अलग उसकी उसी प्रकार के जो हम कहते हैं उनके दूसरे मीनिंग वाले दूसरे वर्ड्स, उनको ऑब्जर्व कीजिए, सेंटेंस को देखिए। तो वो एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो फॉर एवर आपके आर्सनल में, आपके स्टेबल में, आपकी जो एक मन की लाइब्रेरी है वहाँ पर ऐड हो जाएगा। दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू ने एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर इस स्मार्ट कोर्स को डिज़ाइन किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन ऑन योर फ़ोन। एक गुड न्यूज़ ये है कि 10 जून 2020 तक हम आपको ईएमआई का ऑप्शन भी ऑफर कर रहे हैं। अगेन, ज़्यादा जानकारी के लिए एंड टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, आज ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है इसको डाउनलोड करें। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे ऐसे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जिनको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एडिटोरियल एनालिसिस प्रोवाइड किया जाता है, ऐसे एडिटोरियल एनालिसिस की आवश्यकता है। उनकी कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए उनको इस पर्टिकुलर सीरीज़ की आवश्यकता है, लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, इसको जेन्युइनली सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस सीरीज़ के वीडियोस को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करें। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। हमारे चैनल को, हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड यू कैन गेट इन टच विद मी वाया फेसबुक। आज हमारे टेबल के ऊपर 5 आर्टिकल्स हैं। पाँचों के 5 आर्टिकल्स जो हैं इनकी खासियत ये है कि ये आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, राइट। पहला जो है वो द चैलेंज ऑफ लॉ एनफोर्समेंट पोस्ट कोविड-19। क्या कभी भी किसी भी ऑफिसर को, किसी भी आईपीएस ऑफिसर, किसी भी कांस्टेबल को पता था कि कैसे हम लॉकडाउन को हैंडल करें? नो। लोगों ने, जो पुलिस पर्सोनल हैं, उन्होंने अपनी कॉमन सेंस जो है, अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल करते हुए काफ़ी अच्छी तरीके से लॉकडाउन को हैंडल किया है। ऑफ कोर्स, जो वायलेंस वाले वीडियोस हमने देखे, और ये होता भी ऐसा है कि जब आप कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें देखते हैं तो उसकी जो एक इम्पैक्ट है वो हमारे दिमाग के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे कि पुलिस जो है बहुत सारे लोगों को मार रहे थे। ऐसा नहीं है कि हर एक पुलिस पर्सोनल ने लोगों को, सिटीजन्स को मारा है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे नेगेटिव केसेस भी हमें देखने को मिले हैं जो ऑफ कोर्स बैड हैं, राइट। कुछ ऐसे लोग थे, सम डिसऑर्डरली सेक्शंस, ऐसे कुछ लोगों ने सिटीजन्स के ऊपर हाथ उठाए। और एक चीज़ ये भी है, आई एम श्योर यू विल एग्री, ऑफ कोर्स मैं वायलेंस को प्रमोट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ एंड आई डोंट बिलीव इन वायलेंस एज वेल, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, उनको अगर आप समझाएंगे तो वो समझेंगे नहीं। उनके ऊपर आपको एक, देखिए, लॉ एनफोर्समेंट जो है वो फियर से भी चलता है। अगर लोगों को भय रहेगा तो फिर वो बाहर नहीं निकलेंगे या फिर किसी चीज़ को फॉलो करेंगे। अगर आप मर्डर करना जो है, बहुत सारे लोग मर्डर कर देंगे, ऐसे बहुत सारे हैवान हैं, लेकिन अगर आप ये लॉ को हटा दें, उनको पता है कि अगर वो किसी का मर्डर करेंगे तो फिर उनको जेल में जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होगी, तो उस वजह से वो नहीं कर रहे हैं। अगर इन सारी चीज़ों को हम हटा दें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो
लाखों लोगों को मार डालेंगे। तो फियर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। एनीवे, पुलिस ने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको हैंडल किया है, और हेल्थ केयर के बाद ऐसे एपिडेमिक को हैंडल करने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, राइट, पब्लिक ऑर्डर चाहिए, और पब्लिक ऑर्डर के लिए लॉ एनफोर्समेंट जो है ये बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड टू बी ऑनेस्ट, पुलिस ने काफ़ी अच्छी तरीके से इस लॉकडाउन को हैंडल भी किया है। अब सबसे एक डिफ़िकल्ट ऐसा रूल, ऐसा लॉ जिसको एनफोर्स करना है वो है फिजिकल डिस्टेंसिंग। फिजिकल डिस्टेंसिंग को एनफोर्स करना सबसे डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि जब तक इंडिविजुअल व्यक्ति इस चीज़ को समझेगा नहीं, तब तक फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। एनीवे, अब पोस्ट कोविड-19 अब धीरे धीरे लॉकडाउन तो खुल गया है, लेकिन अब धीरे धीरे हमने कोविड-19 के साथ जीना जो है वो धीरे धीरे हम सीखते जा रहे हैं। तो फ्यूचर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पुलिस का काम करने का तरीका है, क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका है, लॉ एनफोर्समेंट का तरीका जो है, इसमें एक ज़बरदस्त बदलाव हमें देखने को मिलेगा। और इस बदलाव के बारे में जो पुलिस पर्सोनल हैं, जो टॉप लीडरशिप है, पुलिस लीडरशिप, उसको आज से ही इसके बारे में एक थरो एनालिसिस करने की शुरुआत जो है वो कर देनी चाहिए। नए और कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। हर एक पुलिस पर्सोनल को आपको एजुकेट करना पड़ेगा, isn't it? लॉकडाउन में पुलिस ने जो काम किया है उसमें ऑफ कोर्स पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक कोऑपरेशन जो है उसने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर ऐसे ही निकलते थे, लेकिन ज़्यादातर हमारा देश जो है और देश के लोग जो हैं, सिटीजन्स जो हैं, उन्होंने लॉकडाउन को काफ़ी अच्छी तरीके से, और आज भी 9 बजे के बाद मैं खुद देखता हूँ, मुझे लग रहा था कि अब लोग जो हैं 9 बजे के बाद लोग बाहर निकलने लगेंगे, बट ऐसा नहीं है। लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से इसको मेंटेन कर रहे हैं, राइट, लॉकडाउन को। दैट इज़ वेरी गुड। तो पीपल कोऑपरेशन, लोगों का एक कोऑपरेशन और एनफोर्समेंट, ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तब हमें वंडर्स देखने को मिलते हैं। और ये जो भी अनुभव रहा है पुलिस का, तो इस अनुभव को एक नए लेवल पर ले जाना, पुलिस पब्लिक रिलेशंस को कैसे और ज़्यादा हम डेवलप करें, इसके बारे में भी टॉप लीडरशिप को सोचना चाहिए। क्राइम्स की बात करें तो ओवरऑल क्राइम में ऑफ कोर्स एक ड्रॉप देखने को मिला है कि सड़कें खाली थी, रोड्स जो हैं वो खाली थे, जो चोर, जो भी ऐसे लोग थे वो भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो क्राइम्स जो हैं वो डेफिनेटली डाउन गए हैं। दुखद बात है कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि वहाँ पर मर्डर्स और बर्गलरीज, यानी कि जो एक लूट है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, लूट इन द सेंस के किसी के घर में गए और गन पॉइंट के ऊपर चीज़ों को चुरा लिया या फिर छीन लिया, तो ये सारी चीज़ें, इसको बर्गलरीज कहते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वहाँ पर इंक्रीज़ हुई है न्यूयॉर्क में। यूके में क्राइम्स जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं, व्हीकल क्राइम, सीरियस असोल्ट, पर्सनल रॉबरी, बर्गलरी, ये सारी चीज़ें जो है उसमें एक ड्रॉप देखने को मिला है। दिल्ली पुलिस का भी कहना यह है कि जो हीनियस क्राइम्स हैं जैसे कि मर्डर्स और रेप्स, तो उसमें 70% जितना ड्रॉप देखने को मिला है इस पूरे अलग अलग पीरियड्स में। 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक का दिल्ली पुलिस का रिपोर्ट यह है कि उसमें एक ज़बरदस्त 70% का ड्रॉप देखने को मिला है। चेन्नई का कहना यह है कि 25 मार्च से 15 अप्रैल 79% जितना ड्रॉप देखने को मिला है क्राइम में। दुखद बात यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसमें एक राइज हमें देखने को मिला है। डोमेस्टिक वायलेंस जो हैं, जो घरेलू हिंसा हम कहते हैं, तो इसके विक्टिम कौन होते हैं? सबसे ज़्यादा इसके विक्टिम होते हैं महिलाएं और लड़कियां। और डोमेस्टिक वायलेंस जो हैं उसमें हमें एक राइज देखने को मिला है। इसके पीछे कुछ रीजंस जो हैं वो ये है कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, जो घर में रहना, फिर स्ट्रेस, अनएम्प्लॉयमेंट का भय, और ये सारी चीज़ों की वजह से जो हैं बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं जिनके ऊपर इसकी एक इम्पैक्ट होती है, और फिर अपना गुस्सा जो है वो किसके ऊपर निकालेंगे? ऑफ कोर्स उनसे जो उस पर्टिकुलर घर में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, आई एम टॉकिंग अबाउट कि उस घर में उस पर्टिकुलर पुरुष से जो वीक व्यक्ति हैं, जो महिला हैं, जो उस इकोनॉमिकली उस पुरुष के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसी सिचुएशन जब होती है, जब लोग जो हैं वो अपना गुस्सा किस चीज़ के ऊपर निकालते हैं? अपने से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उसी के ऊपर गुस्सा जो है वो निकालते हैं। तो दिस इज़ वन रीज़न। सेकंड रीज़न जो है वो हैं हैबिट्स, अल्कोहल ना मिलना, ये सारी चीज़ों की वजह से भी फ्रस्ट्रेशन, और इसके ऊपर रिसर्च हुई है और इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ की गई है कि ऐसी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल 2013 से लेकर 16 तक वेस्ट अफ्रीका में जो इबोला का कहर था, तो उस टाइम पर भी सबसे ज़्यादा
वायोलेशन जो है वो मीन्स सबसे ज़्यादा वायोलेंस जो है, हिंसा जो है वो लड़कियां और महिलाओं के ऊपर होती थी। ग्लोबल इनिशिएटिव अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिनेवा बेस्ड है। तो इस इंस्टीट्यूशन का कहना यह है कि ये जो लॉकडाउन है या फिर कोरोना वायरस का जो जो पूरा कहर है, तो ये एक प्रकार से थ्रेट भी है, एक भय भी है, और इसके साथ साथ एक मौका भी है कि हम बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दें। थ्रेट की बात करें तो इस इंस्टीट्यूशन का कहना यह है कि अब क्योंकि ये जो ड्रग्स और ये सारी चीज़ें आप बेच नहीं पाएंगे पहले की तरह, क्योंकि लॉकडाउन चल रहे हैं, तो अब ये जो कार्टेल्स हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले जो लोग हैं, वो मेडिकल फील्ड का सहारा लेकर, ऐसे लोग जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्सेट्रा, तो इन लोगों को ऑन बोर्ड लाकर, उन लोगों को अपनी गैंग में शामिल करके फिर ये सारी चीज़ें जो है प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से ऐसे सारे ड्रग्स को बेचने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तो ऐसे बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो है वो है साइबर क्राइम में एक वृद्धि हुई है। साइबर क्राइम में वृद्धि, आपने देखा कि कैसे फेक कोविड-19 के डोनेशन के अकाउंट्स बनाए गए और लोगों को पैसे जो हैं उनसे पैसे जो हैं वो इस प्रकार से डोनेशन के माध्यम से उनसे पैसे लूटने की कोशिश की गई। फिर बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज भी चल रही हैं जो टेम्पररी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो इनइफेक्टिव ऐसे डुप्लीकेट मास्क बनाते हैं, हैंड सैनिटाइज़र ऐसे बनाते हैं जिसका रियलिटी में कोई ऐसा उपयोग नहीं है। अब लोग घर घर जाकर, तो मीन्स लोगों को तो कैसे पता चलेगा, उनको तो जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो खरीद लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे फेक मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, ऐसी सारी चीज़ों की भी एक वृद्धि हुई, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ की। तो अब पुलिस पर्सोनल को, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि उनको नए नए तरीके जो हैं वो सोचने पड़ेंगे क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। और 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया था कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो एक हाई पावर्ड कमिटीज़ बनाएं, और ये कमिटीज़ जो हैं वो सोचे कि कैसे हम कुछ कन्विक्ट्स को जेल में से छोड़ सकते हैं फॉर टाइम बिंग, ताकि कोरोना वायरस की इम्पैक्ट ना हो। तो अब उनको अगर छोड़ा जाएगा तो फिर उनको वापस कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये भी नए नए चैलेंजेस जो हैं वो पुलिस के सामने रखती हैं। तो आप सोचिए इसके बारे में। जैसे मैंने बताया कि आज के जो आर्टिकल्स हैं वो आपको सोचने के ऊपर मजबूर करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस आर्टिकल में कवर ना हो, लेकिन आपके कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशन हैं तो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और एक दूसरे के साथ इस टॉपिक को डिस्कस कीजिए कि क्या क्या नए नए चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या नए नए खतरे हैं, क्या क्या नए नए मौके हैं जो पुलिस पर्सनल को इसके बारे में, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को, सिर्फ देश में नहीं दुनिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को इसके बारे में सोचना चाहिए। फिर सेकंड आर्टिकल है सीजिंग द मोमेंट एट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है वो हैं हर्षवर्धन साहब, राइट, डॉक्टर हर्षवर्धन। 22 मई 2020 को डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो चेयरपर्सन बने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके। अब ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसमें 34 मेंबर की ये बॉडी है, और इसका मेन रोल ये है कि जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के जो डिसीजंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये 34 मेंबर बॉडी की है। और इस बॉडी के चेयरपर्सन जो हैं वो हमारे देश के हैं, भारत के हैं, या फिर आप कह सकते हैं भारत बना है इसका चेयरपर्सन। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि आज दुनिया कोविड-19 की वजह से बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे बदलावों को इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं। जो कहते हैं लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, आज एक अपॉर्चुनिटी है, एक एनवायरनमेंट है कि अगर आप रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले बदलाव आप नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एपीएमसी का दबदबा था, तो उस दबदबे को हटाना जो है वो भारत के लिए बहुत ही मुश्किल था, राज्य सरकारों के लिए ये मुश्किल था। लेकिन कोविड-19 ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि इसको ईजीली इम्प्लीमेंट कर दिया। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल, कैसे बहुत सारे बदलाव जो हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर, उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो एक बहुत बड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप जो है वो आज हमारे पास है। ऑफ कोर्स दुनिया के और लोगों के हित के लिए पावर का राइट उपयोग करना जो है वो एक बहुत ही अच्छी बात है, और ये चीज़ शायद भारत को अब करनी चाहिए, और भारत के पास एक मौका भी है, राइट। WHO के बारे में आपने देखा कि कैसे इसमें भी पॉलिटिक्स चल रहा है। मिस्टर ट्रंप ने ये बताया कि वो फंडिंग जो है वो बंद कर देंगे, और आई थिंक यूएसए ने ऑफिशियली भी अब अपना नाता जो है वो WHO से तोड़ दिया है। दूसरी तरफ शी जिनपिंग ने या फिर चाइना ने $2 बिलियन
WHO को देने की बात बताई है। इसी के साथ साथ जो अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, कल हम अफ्रीका के बारे में थरोली डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो ये कुछ लाइंस जो हैं वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, यू नो दी ओवरऑल थीम, राइट। कल ही हमने इंडिया, चाइना और अफ्रीका के बारे में बात की थी। तो चाइना जो है वो स्टेप अप कर रहा है। चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है, यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन अब देखिए कैसे पावर जो है उसका बैलेंस जो है वो चेंज होता जा रहा है। इंडिया का पॉलिसी अप्रोच क्या होना चाहिए? इंडिया को एज ए WHO एग्जीक्यूटिव बॉडी के चेयर के तौर पर इंडिया विल हैव टू नेविगेट दिस ट्रेचरियस पावर लैंडस्केप विद कैंडर एंड टैक्ट। हमें बहुत ही बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए, बहुत ही कॉमन सेंस और सेंसिबिलिटी का उपयोग करते हुए ये जो झगड़ा चल रहा है चाइना वर्सेस यूएसए का, उसमें उलझते हुए हमें एक बीच का रास्ता निकाल कर WHO को और पूरी ह्यूमैनिटी को, खास करके मेडिकल फील्ड की बात करें तो एक नया विजन देने की कोशिश करनी चाहिए। 5 ऐसी चीज़ें हैं जो भारत को करनी चाहिए। इंडिया मस्ट इंसिस्ट दैट एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल रिमेन द इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। भारत को इस चीज़ को इंसिस्ट करना होगा कि आज दुनिया की सबसे पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि कैसे हम कोविड-19 को कंट्रोल कर सकें। दिस शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर है इन्वेस्टिगेशन करना, एक इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होना चाहिए कि कैसे वुहान में, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वुहान में फिर से ये वायरस जो है वो री इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो कैसे, कहाँ पर, क्यों ये वायरस पैदा हुआ, कैसे ये एनिमल्स में से ह्यूमन, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका कैसे हुआ, कैसे ये दुनिया में फैला। तो ये सारे प्रश्नों के जवाब को ढूंढने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन चाहिए, इसको भी भारत को अच्छी तरीके से सपोर्ट करना होगा, डायरेक्ट करना होगा, एक लीडरशिप का रोल प्ले करना होगा। चाइना इसका विरोध भी करेगा, लेकिन सारी चीज़ें जो है, जैसे मैंने बताया, बहुत ही सेंसिबली हमें इसमें आगे बढ़ना होगा। फिर अगर कोई इसकी दवाई निकलती हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, ट्रिप्स एक चीज़ है, ट्रिप्स, राइट। कल मैंने ट्रिप्स के बारे में बात की थी डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में। तो ट्रिप्स और ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आपने कोई नया इनोवेशन किया और ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन चल रही है, तो ये सारी दवाई जो है वो हर एक देश के लिए अवेलेबल हों, इसके बारे में भी भारत को सोचना और समझना और इम्प्लीमेंट करना होगा। फिर वेस्टर्न वर्ल्ड, खास करके यूएसए, जो चाहता है कि ताइवान एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री या फिर ताइवान एज एन इंडिपेंडेंट पार्टी WHA को ज्वाइन करें, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को ज्वाइन करें, तो इसमें भारत को सोच समझ कर एक स्टैंड लेना होगा। क्योंकि लास्ट टाइम जब WHA में ताइवान ज्वाइन हुआ था तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन था 2758, इसके तहत ज्वाइन हुआ था, और उसमें UN जो है वो ताइवान को चाइना का ही एक पार्ट मानता है। तो हमें इसमें जो चाइना और यूएसए के बीच में जो इस प्रकार के इश्यूज चल रहे हैं, तो इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और एक परमानेंट ग्लोबल बैन होना चाहिए वाइल्ड एनिमल्स के कंजम्पशन के ऊपर। आज 2/3 जितने जो इन्फेक्शंस हैं वो वाइल्ड लाइफ को कंज्यूम करने की वजह से, फिर नेचुरल हैबिटेट्स को जो हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का जो नुकसान हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे ऐसे डिजीजेस जो हैं वो स्प्रेड होने लगे हैं। मूविंग ऑन टू थर्ड आइटम, मोन्यूमेंटल हरी। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया गेट है, और ये जो पूरा एक लंबा सा रास्ता है, लगभग 3 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है राष्ट्रपति भवन तक का, इसको कहते हैं सेंट्रल विस्ता। तो ये एक नया सेंट्रल विस्ता का एक 3D या फिर एक इमेज जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं। तो एक नया सेंट्रल विस्टा बनाने का एक प्रस्ताव है। इसके साथ एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग, हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, पुरानी ऐसी जो भी बिल्डिंग्स हैं, तो उनको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर देंगे, और ये एक नई, एक ट्रायंगल टाइप पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो बनाने का प्रस्ताव है। अब इस एडिटोरियम में ये बात बताई गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों को काफ़ी जल्दबाजी में सारी चीज़ों को ग्रीन सिग्नल दे रही है। इसके ऊपर और ज़्यादा डिस्कशन होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कशन करने के लिए तैयार क्यों नहीं है, ये एक सोचने वाला प्रश्न है, एक चिंता का विषय भी है। आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका खर्च कितना होगा, प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, वो डिक्लेयर नहीं किया है। कंसल्टेशन इसके ऊपर नहीं हो रही है। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मेंबर्स जो सेंट्रल विस्टा कमेटी के मेंबर्स हैं, तो वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी डिसीजंस जो हैं वो लिए गए। तो ये एक चिंता का और सोचने का विषय है। देखते हैं आगे इसके ऊपर क्या चीज़ें होती है, ये एक ऑनगोइंग चीज़ है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, मॉनसून बाउंटी। बारिश जो है वो हमारे देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट सीज़न है। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक इम्पोर्टेंट सीज़न है, क्योंकि आज भी हमारा देश जो है वो खेती प्रधान है। 50% जितने हमारी पॉपुलेशन जो है वो खेती बाड़ी के साथ जुड़ी हुई है।
60% जितनी हमारी जो ज़मीन है वो रेन के ऊपर डिपेंड है। अगर बारिश अच्छी हुई तो खेती बाड़ी अच्छी होगी, वरना बर्बादी होगी। तो एक पर्याप्त मात्रा में रेनफॉल होना जो है ये हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारी 50% पॉपुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मानसून के साथ जुड़ी हुई जो एडिटोरियल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं जिसको देखेंगे। अब आईएमडी की बात करें तो आईएमडी ने पहले ये बताया था कि 4 दिनों का डिले होगा। केरला में बारिश की शुरुआत जो है वो 5 जून से होगी, लेकिन 1 जून से मानसून की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। आपको एक चीज़ बता दूं, जो मैंने आपको बताया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो भूमध्य सागर में से जैसे वो हवाएं चलती हैं, जब हमने लोकस्ट के बारे में बात की थी, आई थिंक कल ही हमने बात की थी इज़न्ट इट, लोकस्ट के बारे में। तो स्टार्टिंग में आईएमडी का कहना ये था कि ये सारी चीज़ों के वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, अम्फान की वजह से बारिश जो है वो डिले हो सकती हैं। लेकिन टेक्स्ट बुक जो कहते हैं, टेक्स्ट बुक डेट यानी कि जो रूल्स हम हैं, जो ऑन बोर्ड जो थियरी कहती है, उसी प्रकार से 1 जून पर बारिश हुई। बारिश को कैसे तय किया जाता है? द थिंग इज़ कि सिर्फ हैवी रेनफॉल केरला में अगर होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मानसून की शुरुआत हो गई है। आईएमडी जो है उसके क्लियर क्राइटेरिया हैं। एक तो ये है कि 14 में से 8 ऐसे डेजिग्नेटेड मेट्रियोलॉजिकल स्टेशंस जो हैं केरला में और कर्नाटका में, ये 14 में से 8 जो डेजिग्नेटेड स्टेशंस हैं वो जब 2.55 mm बारिश को कंटिन्यूसली 2 दिनों तक ऑब्जर्व जब करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो ये एक स्टेप है। सेकंड ये है कि वेस्टर्लीज जो हैं, जो एक ये वेस्टर्लीज हैं, राइट, तो इक्वेटर से जब भारत की तरफ जो हवाएं आती हैं, साउथ वेस्टर्न या फिर वेस्टर्लीज, आप इसको वेस्टर्लीज यानी कि वेस्ट से आने वाली हवाएं, तो इसकी स्पीड 30 to 40 किलोमीटर्स होनी चाहिए, एक सर्टेन हाइट इसकी होनी चाहिए और एक सर्टेन वैल्यू ऑफ रेडिएशन होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस जो हैं ये अगर हैं तो फिर ऑनसेट माना जाता है मानसून का। अब एक चीज़ है कि बहुत सारी प्राइवेट ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे कि स्काई मेट का नाम आपने सुना होगा। तो स्काई मेट ने भी ये बताया था कि बारिश जो है वो 28 मई को हो सकती है, लेकिन उसके बाद थोड़ा डिले हो गया इसमें, 1 जून से ये इम्प्लीमेंट हो गई। फिर जो एक नीश एरिया है, एक छोटे से एरिया रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज आईएमडी जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है। आईएमडी के बहुत सारे फॉल्ट्स भी आप देख सकते हैं। 2019 में आईएमडी ने इस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं किया था कि 2 दशकों का सबसे अगर कोई वेटेस्ट अगर कोई साल होगा तो वो होगा 2019। तो ये चीज़ आईएमडी ने नहीं बताई। जो फिर डेडिकेटेड क्रॉप रिलेटेड कोई डेटा हैं या फिर एक एरिया जो है, एक स्टेट है, फॉर एग्जांपल गुजरात की बात करें तो गुजरात, नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, तो ये अलग अलग एक ही स्टेट के रीजन में किस प्रकार से बारिश होगी, तो ये जो एक प्रॉपर डेटा है वो भी शायद आईएमडी जो है वो इतना थरोली प्रोवाइड नहीं करता है। और बहुत सारे ऐसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेदर रिलेटेड सर्विसेज जो हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कंपटीशन भी आईएमडी के सामने बढ़ रहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग। कंपटीशन से आईएमडी भी अपडेट होगा। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम छोटे छोटे एरियाज़ के जो बारिश कब होगी, वार्निंग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं उसका सेटअप हम करें। कुछ दिनों पहले की बात करें तो गुजरात में किसानों का जो गेहूं का जो एक पूरा लोड था वो तैयार हो गया था और वो बेचने के लिए ट्रक्स जो हैं उसकी एक लंबी लाइन थी और ऑल ऑफ द सडन वहाँ पर बारिश हुई। ऑल ऑफ द सडन, ये ऑल ऑफ द सडन जो है इसका प्रेडिक्शन अगर किया जाता और उस रीजन के लोगों को, उस रीजन के किसान जो हैं उनको टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अगर बताया जाता कि आज बारिश होने की संभावना है, आज ये टेक्नोलॉजी है हमारे पास, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से उस लोकल एरिया में अगर बताया जाता कि यहाँ पर बारिश होने के इतने चांसेस हैं, तो वो किसान जो है अपना सामान शायद लेकर नहीं निकलते। अगर लेकर निकल गए हैं तो वो उसको ढकने की या फिर उसको कहीं पर सेफ जगह पर रखने की कोशिश करते और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो बच जाता। तो ये अब नेक्स्ट जनरेशन, अब नेक्स्ट जनरेशन इन द सेंस कि अब इस चीज़ की आवश्यकता है। लास्ट टॉपिक है मल्टीलैटरलिज्म इन द न्यू कोल्ड वॉर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोल्ड वॉर। नया कोल्ड वॉर जो है ये अब टेरिटरी के ऊपर नहीं, आपका देश कहाँ पर है, किस देश के पड़ोसी है, वो सारी चीज़ें कम, टेक्नोलॉजी और ट्रेड, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुकी हैं। टू बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबल चेंज कंट्रीज मस्ट हैव ए बोल्ड विजन। ये बदलाव जो हैं, इस बदलाव
में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, थ्रेट्स भी हैं। ये सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपके देश के पास एक विजन होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है। हमारे पास चॉइसेस होने चाहिए। राइट चॉइस को राइट टाइम पर अगर हम राइट टाइम पर राइट चीज़ों को जब हम चूज़ करते हैं तो उस पर्टिकुलर डिसीजन से पूरे देश की जो कहानी है वो बदल सकती है। या तो वो ऊपर जाएगा या फिर वो नीचे जाए। फॉर एग्जांपल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उन्होंने क्या किया, जब उनके पास बंगाल एरिया का रेवेन्यू उनके पास आने लगा तो उस टाइम पर उन्होंने इन पैसों का उपयोग जो है अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए किया। और थोड़े ही टाइम में देश की, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री ब्रिटेन के पास थी। और उसके बाद उन्होंने पूरे देश के ऊपर, पूरे इस सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अपनी हुकूमत जो है वो, उसका जो परचम जो है वो लहरा दिया। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कम्युनिस्ट को हराने में लगा हुआ था और दूसरी तरफ चाइना जो है वो आज बहुत ही ताकतवर बन गया। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया कि आज भारत जो है वो WHA के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडरशिप रोल के ऊपर हैं। और यूनाइटेड नेशंस की सितंबर में जो जनरल असेंबली होती है उसमें द फ्यूचर वी वांट के बारे में डिस्कशन होगी, ये थीम होगी उसकी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर भारत जो है वो 2021 में इस 15 टोटल मेंबर्स इसके होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। तो 10 नॉन परमानेंट में से एक बन जाएगा भारत। फिर ब्रिक्स के भी हेड हम बनने वाले हैं, G20 को भी हम होस्ट करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे एजेंडा जो हैं वो हम सेट कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम अपना वेट जो है वो डाल सकते हैं, बहुत सारे बदलाव जो हैं वो भारत कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा मौका है। अलग अलग एंगल पर आप देखिए, यूनाइटेड नेशंस में, UN सिक्योरिटी काउंसिल में, ब्रिक्स में, G20 में, WHO में, तो हर जगह पर हम एक इम्पोर्टेंट पोजीशन के ऊपर पहुंचने वाले हैं। मिस्टर मोदी साहब ने जो मिस्टर मोदी या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो नॉन अलाइन मूवमेंट है, मई 2020 में एक वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने बताया कि नए प्रिंसिपल्स की आवश्यकता है वर्ल्ड को, और नए प्रिंसिपल्स जो हैं वो फेयरनेस और इक्वालिटी के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर होंगे। अब दुनिया भी जो है वो ज़्यादा अवेयर हो चुकी हैं। पहले जिस प्रकार से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनका दबदबा था, तो ये सारी चीज़ें अब नहीं चलेगी, नहीं चलती, मीन्स चलेगी भी नहीं और चलती भी नहीं है। इसमें बदलाव, छोटे छोटे देश भी जो हैं वो अब अपने हक के बारे में आवाज़ जो है वो उठाने लगे हैं, और उठानी भी उनको चाहिए। भारत की अगर हम हिस्ट्री को देखें तो नालंदा हैं, फिर एस्ट्रोनॉमिकल कंप्यूटेशन, ज़ीरो, आयुर्वेदा, बुद्धिज़्म, योगा, अहिंसा, एक लंबे टाइम तक भारत ने दुनिया को जो कपड़े हैं वो भी प्रोवाइड किए हैं। मीन्स एक्सपोर्ट, ट्रेड और इन सारी चीज़ों में हम बहुत ही आगे थे। तो ये सारी चीज़ें हम आज के ज़माने में भी कर सकते हैं। राइट पार्टनर्स हमें बनाने होंगे, राइट डिसीजंस लेने होंगे। USA और चाइना के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, तो इसमें हम एक थर्ड पार्टी के तौर पर, हम जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया कि बीच का रास्ता निकाल कर दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनको हम ऑन बोर्ड लेकर, उनको साथ लेकर चल सकते हैं। सोशल और इकोनॉमिक राइट्स जो हैं उनके, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। और ये डोनेशन के बारे में भी हमने बात की कि कैसे ये डोनर और रिसिपिएंट का रिलेशनशिप जो है वो भी चेंज हो गया है। वेस्ट की बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो वेस्ट ने किया। कॉलोनाइज्ड एशिया जो है इसमें कोई ऐसा बड़ा रोल प्ले नहीं कर पाया, डायरेक्ट रोल नहीं था। हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज जो हैं वो यहाँ से ले जाकर फिर और ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का उपयोग किया वेस्टर्न वर्ल्ड ने। लेकिन डिजिटल रेवोल्यूशन जो है इसमें हम डेफिनेटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, इज़न्ट इट? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे बड़े बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। और कुछ टाइम पहले मैंने इस एडिटोरियल को टाइम्स ऑफ इंडिया में, मुझे याद है ये टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा गया था ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल जो है वो लिखा था चाइना के जो एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा था और उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया था कि टुगेदर ए न्यू चैप्टर और ए शेयर्ड फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, के भारत और चाइना मिलकर दुनिया के बारे में, इंसानों के बारे में, ह्यूमैनिटी के लिए एक नया फ्यूचर जो है वो जॉइंट शेयर्ड फ्यूचर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। व्हाई नॉट? हमें इसके बारे में भी, अगर यहाँ पर मीन्स चाइना, आप देखिए लंबे टाइम से USA जो है वो वॉर में एंगेज्ड था। जिमी कार्टर जो उनके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी ये बताया कि USA कुछ $3 ट्रिलियन
डॉलर जो हैं यूएसए ने मिलिट्री में स्पेंड किया, दूसरी तरफ चाइना ने ऐसे कोई भी वॉर ना करके हुए ये सारे पैसे जो हैं वो बचाए हैं। तो अगर पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए पोस्ट कॉलोनियल सोवरेनिटी, जो एक स्वतंत्रता, जो एक नई चेतना देशों में है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम नया वर्ल्ड, नया ऑर्डर जो है वो बना सकते हैं चाइना के साथ मिलकर। और आज के ज़माने में नेशनल सिक्योरिटी, जो टेक्नोलॉजी सुपीरियोरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर स्पेस, ये सारी चीज़ें आपको तय करेगी कि आपका देश कितना ताकतवर है, राइट, और कितने आप सॉफ्ट हैं। सॉफ्ट इन द सेंस कि कैसे आप गरीब देशों को एक साथ लेकर चलते हैं, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं, सोसाइटल बिहेवियर, इकोनॉमिकल ऑर्डर, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे देश जो हैं वो लॉन्ग टर्म तक जाएंगे। तो आप सोचिएगा इन सारी चीज़ों के बारे में कि चाइना जो है वो स्टेट सेंट्रिक चीज़ों को बनाना चाहेगा, यूएसए जो है वो फर्म सेंट्रिक बनाना चाहेगा, लेकिन भारत की ये ताकत है कि हम पब्लिक सेंट्रिक सिस्टम को, ग्लोबल सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू लास्ट फेज डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ मेक श्योर कि न्यूज़ आइटम्स जो हैं वो आप देख लें। आज इतने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, तो ऑफ कोर्स मैंने न्यूज़ देखे, लेकिन आई वांट यू गाइस कि धीरे धीरे न्यूज़ में आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, आप अलग अलग सोर्सेज से न्यूज़ को देख लें। न्यूज़पेपर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, एडिटोरियल एनालिसिस, आर्टिकल, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डेफिनेटली मैं आपको एक्सप्लेन करता ही रहूँगा। सो आई विल सी यू सून विद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। एंजॉय स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।